अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द प्रोग्राम लॉकडाउन डायरीज विद अहमद नजीब। और उसके एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमेशा हम अपने यूनिफाइड गेस्ट के साथ प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और आज भी इसी तरह से एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ये पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं। ये एक बहुत मारूफ विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के उनके भाई हैं। क्रिकेट बहुत लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली पाकिस्तान के लिए। इंटरनेशनल क्रिकेट का मैं जिक्र कर चुका हूं। फिर कोचिंग का बहुत ही लंबा इनका करियर रहा है। मोइन खान एकेडमी को खड़ा करने में इनका बहुत बड़ा किरदार। फिर यूबीएल में इनकी जो खिदमात हैं, जिस तरह उस इदारे को उन्होंने उसके विचार चांद लगाए, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसके बाद ये यूबीएल के साथ मुल्तान सुल्तान के लिए काम कर चुके हैं और कुछ अरसा कबल इन्होंने एज अ डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्वाइन किया है। हमारे साथ आज के जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो नदीम खान साहब मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम अहमद, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे इनवाइट किया। आपका शुक्रिया। तो आपसे ये जानना चाहेंगे पहले कि कितना मुश्किल हो गया है कि घर में बैठ के काम करना कोविड में, क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग्स करना और ये काफी जरा टफ होता है और काफी भारी जिम्मेदारी भी मिली है आपको। जी बिल्कुल, देखिए एक तो वैसे मेरे लिए कैरियर के लिए एक स्टेप अप है वैसे ही, और दूसरा मैं जब आया हूँ तो ये कोविड की जो सिचुएशन है अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से ऑफिसेज बंद है और काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि आगे डोमेस्टिक सीजन भी है, कोचेस की अपॉइंटमेंट्स हैं, असेसमेंट्स हैं, तो काम बहुत ज्यादा है। और क्योंकि ऑफिस ना खोले होने की वजह से यकीनन इसमें प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज जो है, जो हमारी टाइमलाइंस है उसके हिसाब से हो जाए। कितना मुश्किल होता है? एक तो फॉर्मल मीटिंग्स होती थी, इस कोविड से पहले आप 1 to 1 लोगों से मीटिंग करते हैं किसी भी काम के लिए, और अब जो है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन मीटिंग करनी पड़ती हैं काफी सारे लोगों के साथ। तो एडजस्टमेंट हो गई अब इस मीडियम पे? अब स्टिल थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि एडजस्ट करें? नहीं, अब तो बिल्कुल, अब क्योंकि काफी अरसा हो गया इस चीज को, तो और काम करना भी है तो एडजस्ट तो बंदा कर लेता है इसी हिसाब से। और अब तो बल्कि काफी बेहतर हो गई है सिचुएशन, और यानी कि सभी इसके यूज्ड टू हो गए वर्चुअल मीटिंग्स के, तो अब इतनी वो प्रॉब्लम्स तो नहीं है। और जाहिर बात है कि अब जिस तरह की सिचुएशन है इसमें काम भी करना जरूरी, जैसे मैंने कहा कुछ टाइमलाइंस हैं जिसको हमने मीट करना है। राइट। कोविड में कुछ लोगों के पास जब टाइम जो मिलता है तो उसमें मुख्तलिफ तरह की उन्होंने एक्टिविटीज कर रहे हैं। कुछ ड्रामा, कुछ फिल्म, कुछ सीजन देख रहे हैं, किसी को गार्डनिंग कर रहा है, कोई अपने घर में कुकिंग किसी ने शुरू कर दी है। तो आप फारिग औकात में क्या चीज शौक से कर रहे हैं आजकल घर में? मैं कुकिंग तो खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, तो कुकिंग करता हूँ और एंजॉय भी करता हूँ कुकिंग करने को, तो बड़ा मजा आता है। और अब बस आपके शो के बाद कुकिंग अपनी शुरू हो जाएगी। I can understand। और ये बताएं कि सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं जो आपको अपने हाथ का बना हुआ भी पसंद हो? अपने हाथ की बनी हुई तो हर चीज अच्छी लगती है। उसमें मेहनत इतनी होती है। तो बाकी में नॉर्मली ज्यादातर मैं फिश वगैरह इस तरह की चीजें बना लेता हूँ खुद, और वेजिटेबल्स वगैरह तो ये शौक से बनाता हूँ और मजा आता है। अपनी हाथ की, जैसे मैंने कहा, बनाई हुई हर चीज अच्छी लगती है। वाइफ बनाती थी तो हर चीज पे शिकायत होती थी, और अब पता चल रहा है कि वो भी बड़ी मेहनत से बनाती होगी, अब अकेले रह के पता चल। सही कह रहे हैं। जैसे पहले कि हम कोई टिपिकली क्रिकेट के ऊपर कुछ बात करें, कुछ आजकल जो डेवलपमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से चल रही है उस पर बात करें। हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले अपने गेस्ट के इब्तदाई क्रिकेट के दिनों पे हमेशा से हम बात करते हैं। तो मैं जब पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आप और आपके जो छोटे भाई मोइन खान है, दोनों की पैदाइश रावलपिंडी की है। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या आपके घर वाले पहले रावलपिंडी में थे, फादर यहाँ पे थे, आप दोनों भाइयों की यहाँ, फिर आप किसे कराची मूव हो गए? असल में एमर हमारे वालिद साहब जो थे कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, तो उनके ट्रांसफर्स होते रहते थे। तो हमारी फैमिली मुल्तान में भी रही, पिंडी में भी रही, और पार्टीशन के बाद जो है हमारी जो अम्मी के जो फैमिली थी वो ज्यादातर पिंडी में, और वालिद साहब की जो फैमिली की साइड थी वो सारे कराची में रहते थे। तो जिस वक्त मेरी और मोइन की पैदाइश हुई तो उस वक्त इत्तेफाक की बात है कि हमारे वालिद साहब का ट्रांसफर पिंडी में था और वहीं पर हुई। तो इस तरह
बहुत जो हमारे बहन भाई हैं उनकी मुख्तलिफ शहरों में पैदाइश हुई है, और ऐसे ही जो है मेरे बच्चों की भी इसी तरीके से। राइट, बिल्कुल सही है। सो इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कैसे शौक पैदा हुआ क्रिकेट का? कौन से ऐसे वो लोग थे कि जिनकी वजह से आपने कहा कि मैंने भी अब जो है वो उनको देख के कि क्रिकेट के मैदान में आना? देखिए, फॉर्चुनेटली जिस वक्त हमने छोटे थे और क्रिकेट को देखते थे, उस वक्त पाकिस्तान टीम में बड़े सुपरस्टार्स होते थे। माजिद खान, जहीर अब्बास, मुश्ताक मोहम्मद, इमरान खान, और फिर जावेद मियां थोड़े अरसे के बाद आ गए, और इस तरह के बहुत सारे लोग थे। और मैं माजिद खान से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता था। वो जिस तरह बैटिंग करते थे तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे खेलते हुए। और फिर 76 की बात है, इकबाल कासिम पाकिस्तान की टीम में आए और मैं खुद लेफ्ट आर्मर था, तो मैं उनसे भी इंस्पायर हुआ और फिर मैंने स्पिन बॉलिंग शुरू कर दी। और अभी मैं सोचता हूँ कि अगर इकबाल कासिम की जगह वसीम अकरम आ जाते उस वक्त, तो शायद हम फास्ट बॉलर बन जाते हैं। जैसे आपने लेटली देखा होगा कि लेफ्ट आर्म जितने भी हैं वो स्पिन से ज्यादा फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम में आपने बहुत देखे होंगे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और ये सब मेरे ख्याल से इंस्पायर होकर वसीम अकरम से, क्योंकि वसीम अकरम के आने से पहले इतने ज्यादा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स होते नहीं थे, ज्यादातर स्पिन करते थे। और मैं जो इंस्पायर हुआ हूँ अपनी बॉलिंग के उसमें, मैं इकबाल कासिम को शुरू में देख कर हुआ, और बैटिंग मुझे माजिद खान की बहुत पसंद थी। और बात यह है कि शुरू में, अभी भी पाकिस्तान वन गेम नेशन है, क्रिकेट ही यहाँ पे ज्यादा होती है, लेकिन उस दौर में हमारे बहन भाई और रिश्तेदार सब हम बड़े शौक से क्रिकेट देखते और खेलते थे। जब जमा होते तो क्रिकेट खेलते, तो इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता चला गया। राइट। आपने गो के पाकिस्तान के लिए 2 टेस्ट और 2 वनडे खेले, लेकिन काफी कुछ आपने बड़े नामों को भी आउट किया, जिसमें मैं देख रहा था कि अपने डेब्यू पे आपने ब्रायन लारा जैसे खिलाड़ी को भी आपने आउट किया, और फिर अगर मैं गलत हूं तो सचिन तेंदुलकर की विकेट हासिल करने में भी आप कामयाब हुए थे। तो ये कितना पुरमुसरत आपके लिए मौका था कि करियर के जो स्टार्टिंग के मैच है उसी में इतनी बड़ी विकेट? हाँ, बस ये तो मेरे ख्याल से खुशकिस्मती की बात है बस। और तेंदुलकर को तो खैर मैंने रन आउट किया, आउट तो नहीं, वैसे अपनी बॉलिंग से नहीं किया। लेकिन ब्रायन लारा की जो विकेट थी, और सेम जगह पे अगले साल जो अगली सीरीज उनकी वहां पे हुई थी, और उन्होंने वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो मुझे बड़ा खुशी होती थी, और अभी तक खुशी होती है कि मैंने उससे पहली जो इनिंग उसी ग्राउंड पे उन्होंने खेली, उसमें मैंने उनको आउट किया था। तो फॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से कि अपने आप को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं थोड़े से मैच खेला, लेकिन बड़े यादगार मैचेस हैं, और जितने भी खेला वो पाकिस्तान उसमें से हारा कोई नहीं, जीता या ड्रॉ हुए। तो ये बड़ा मुझे इसकी खुशी है। कुछ हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करते हैं। आपका बड़ा लंबा फर्स्ट क्लास करियर जो है वो है। मैं देख रहा था कि 100 आपने 53 फर्स्ट क्लास मैचेस जो है वो खेले हैं। तो हमने सीनियर लोगों से जो पहले की क्रिकेट खेले हुए 90s 80s की, उस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट क्लास टीम्स हुआ करती थी। तो कितना आप याद करते हैं, कैसे आप देख रहे हैं उस वक्त की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, जिसमें इवन एक वसीम अकरम, वकार यूनुस, जो आप ओवरऑल ग्रेड्स देखे तो वो भी अपने अपने डिपार्टमेंट या रीजन से खेलते थे, तो उसको कैसे देख रहे हैं? बड़ी स्ट्रॉन्ग क्रिकेट थी, और असल जो वजह थी मेरे ख्याल से, जो स्किल लेवल है वो आजकल के क्रिकेटर का हमारे दौर से ज्यादा है। इस पे मैं काफी लोग इससे आर्गुमेंट भी करते हैं, लेकिन आजकल जो शॉट्स डेवलप हो गए हैं, जो बॉलें डेवलप हो गई, वो हमारे दौर में नहीं थी। जो बड़ा डिफरेंस था वो उनकी जो गेम अवेयरनेस थी वो बहुत ज्यादा थी जो हमारे दौर में। आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं वो उनका स्किल लेवल हमसे ज्यादा है, लेकिन उनकी गेम अवेयरनेस जो है वो कम है, और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी जैसे मैंने कहा कि आजकल के जो क्रिकेटर्स है बहुत ज्यादा स्किलफुल हैं, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिल्कुल मैंने बहुत ज्यादा खेली, और उसकी वजह ये है कि मैं शुरू में जब छोटा सा था, तो मेरे ख्याल से मैं 7-8 साल का भी होऊंगा, तो उस वक्त मैं बॉलिंग कराता था, तो जो भी देखता था वो कहता था कि तुम टेस्ट क्रिकेटर बन जाओगे। मेरे ख्याल से वो चीज मेरे जहन में बैठ गई, और टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करना जरूरी था। तो मेरे ख्याल से वो मेरे जहन में वो टारगेट बैठ गया कि मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में तो बहुत मेहनत करी, लेकिन मैं इंटरनेशनल क्रिकेट ज्यादा नहीं खेल सका। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल से जो मेरा टारगेट था वो टेस्ट क्रिकेट था,
शायद मेरा टारगेट अगर वर्ल्ड क्लास बनने का होता तो मैं शायद उसी हिसाब से मेहनत करता और फिर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलता। तो मेरे ख्याल से जो मेरे सोच की कमी थी जिसकी वजह से मैं कम मैचेस खेला, लेकिन फर्स्ट क्लास बहुत ज्यादा खेला, क्योंकि वो मेरे जहन में बैठा हुआ था कि फर्स्ट क्लास में आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, लंबे अरसे खेलेंगे तो शायद आपका चांस बने टेस्ट क्रिकेट के लिए। तो यही बात मैं जो बच्चे हैं उनसे यही बात करता हूँ कि आप अपनी सोच को बड़ा रखें और फिर उस हिसाब से आप अपने टारगेट सेट करते हैं, बड़ी सोच रखते हैं और फिर उसी हिसाब से आप उस प्रोसेस को अपनाते हैं कि आप अच्छी क्रिकेट खेल सके और अपने जो है टारगेट्स को अचीव कर सके। बिल्कुल सही। अब हम कुछ आते हैं प्रॉपर। अब रिसेंटली पीसीबी ने जो क्लब्स के हवाले से एक नया आइन जो मुतारिफ कराया उसके ऊपर आएंगे। पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना मुश्किल था ये नया आइन बनाना और कितना जो है वो आपको उम्मीद इस नए आइन के हिसाब से? देखिए, आइन जो बना है इसमें काफी चीजें तो जाहिर बात है, देखिए एक बेसिक चीज जो होती है क्लब क्रिकेट की वो तो वही चीज है, सेम है। जो हमारे यहाँ मुश्किलात थी वो ये थी कि बोगस क्लब बहुत ज्यादा थे और उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने, जैसे आपने देखा होगा, नए आइन में शर्त रखी है कि प्रैक्टिस आप रेगुलर बेसिस पे करते हो अगर आपको वोटिंग राइट चाहिए। दूसरा, हमने एक कोच की शर्त रखी है कि जिस भी क्लब को वोटिंग राइट चाहिए उसको एक कोच की जरूरत है। वो हम अलाइन करना चाहते हैं। असल में जो प्रॉब्लम पाकिस्तान की क्रिकेट में है वो मुख्तलिफ तरह से कोचिंग हो रही है, मुख्तलिफ मैनुअल इस्तेमाल हो रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि क्लब क्रिकेट से, जो कि हमारी ग्रास रूट्स है, वहां से एक ही मैनुअल चले। तो हम चाहते हैं कि क्वालिफाइड लेवल 1 कोच हो हर क्लब के पास, जिनके पास भी वोटिंग राइट है। और उसकी जो मेरे ख्याल से ब्यूटी है इस कॉन्स्टिट्यूशन की वो ये है कि इसमें जो प्लेइंग राइट्स है वो बहुत आसान है, यानी कि आप क्लब क्रिकेट खेलने से किसी को नहीं रोक रहे हैं। हाँ, अगर आप क्लब क्रिकेट की आप ओहदेदार बनना चाहते हैं सिटी लेवल पे या प्रोविंस के लेवल पे, तो आप अपना क्लब अच्छी तरीके से चलाएं। और यही मेरे ख्याल से इस जो नए कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी ब्यूटी है। मुश्किलात का, जैसे मैंने कहा कि बेसिक क्रिकेट तो वही है और उसके कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी हिसाब से बनते हैं। कुछ नई चीजें हमने की हैं जो मेरे ख्याल से काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हमें आदत नहीं है तो कुछ लोग इसको मुश्किल भी समझ रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये प्लेयर सेंटर्ड जो है वो क्लब कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका आगे जाके प्लेयर्स को फायदा होगा। अगर रेगुलर बेसिस पे क्लब क्रिकेट में प्रैक्टिसेस होंगी तो डेफिनेटली प्लेयर्स को जो है अपने गेम को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। अच्छा, आप ही की इस बात को आगे बढ़ाऊंगा और इसमें ये पूछना चाहूंगा कि एक आप लोगों ने बीच में जो फुल मेंबर या वोटिंग राइट होल्डिंग मेंबर जो क्लब है उसके लिए ये शर्त भी रखी थी कि जिम्नेजियम का। तो हमने जो क्लब क्रिकेट खेली तो उसमें हमने ये देखा कि बहुत ज्यादा बेसिक जो फैसिलिटीज है उसकी कमी होती है क्लब्स के अंदर। तो जिम्नेजियम की फैसिलिटी, ये इसका जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं वो आप कैसे देख रहे हैं कि वो किस तरह से पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ तो बेसिक्स का फिलहाल राइट्स फैसिलिटीज का फुकदान लगता है। हैमर, आपकी बात बिल्कुल बहुत जबरदस्त चीज आपने जो है ये मेंशन की है और बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स हैं और हमने भी ये जो सोचा है कि ये जो जिम की जो चीज है ये वाकई बहुत मुश्किल है क्लब्स के लिए और आपने सही मेंशन किया। लेकिन देखिए, आप कोई भी चीज आइन आते हैं, इवन आपके मुल्क का भी आइन आता है, उसमें अमेंडमेंट्स आती हैं, चीजें चेंज होती हैं। बहुत सारी चीजें ग्राउंड रियलिटी से करीब हैं और इसकी जो अच्छी बात है इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जिससे क्रिकेट इंप्रूव होगी। लेकिन एक कुछ चीजें जरूर हैं जो कि लोग मेंशन कर रहे हैं और ऐसे ही होता है कि जब भी कोई नया आइन आता है उसके ऊपर लोग कमेंट्स करते हैं और एक फीडबैक आता है और उसमें कुछ तब्दीलियां होती हैं। तो बिल्कुल ये एक मुश्किल शर्त है, इसको मैं भी रियलाइज भी करता हूँ और मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ और हो सकता है इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए, कुछ और इस तरह की एक दो और चीजें हैं जिसमें अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। लेकिन जो बेसिक मकसद है असल में इसका वो ये कि ग्राउंड वाले क्लब्स को, जो कि फुल मेंबर्स क्लब है, हम प्रमोट करना चाहते हैं कि आगे जाके इस तरह के क्लब्स हों। जो हमारी जो बड़ी बहुत ही जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जूनियर लेवल पे हमारे ओपन ट्रायल्स हैं। हम चाहते हैं अगर जिस तरीके से दुनिया में क्लब्स होते हैं, उनकी जूनियर टीम्स होती हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग इस चीज को लेके चल सकते हैं, वो अपनी जूनियर टीम्स बनाएं ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा जो ओपन ट्रायल का सिलसिला है ये खत्म हो, बल्कि हम डेटा बेस हमारे पास जमा हो, डेटा हो प्लेयर्स का, प्लेयर्स के मैचेस की परफॉर्मेंसेस हो, उस पे शॉर्ट लिस्ट होके आप जो है टीमें सेलेक्ट करें, ना कि ओपन ट्रायल पर। तो ये उसकी कड़ी है, हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं और मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं
कि ये इतनी जल्दी जो है इस पे काम नहीं हो सकेगा, लेकिन आप कहीं ना कहीं से पहला कदम तो जरूर रखते हैं, और ये मेरे ख्याल से हमारा पहला कदम है कि मॉडल क्लब्स जो कि फुल मेंबर्स हैं, एक मॉडल क्लब जो आप दुनिया में देखते हैं कि जिनकी जूनियर टीमें भी होती हैं, जिनके पास क्वालिफाइड कोच होते हैं, जिनके पास अपने ग्राउंड होते हैं, और वो क्लब पूरी दुनिया में चलते हैं और बहुत अच्छी तरीके से चलते हैं, वो सेल्फ सस्टेनेबल भी होते हैं। तो ये एक हमारी सोच है कि हम चाहते हैं कि इस तरह के क्लब प्रमोट हों। राइट। नदीम खान साहब, आप भी की बात को आगे लेके चलूंगा, और ये नुक्ता पहले से मेरे जहन में था, आपने उसी तरफ एक इशारा भी कर दिया। बाकी जो थोड़े से एस्टेब्लिश सेटअप्स होते हैं उसमें हम देखते हैं कि उनकी इवन रीजन्स की अपनी एक सेपरेट वेबसाइट होती है, प्रॉपर एक डाटा मेंटेन हो रहा होता है, साल के कौन से ऑफिशियल टूर्नामेंट्स हैं, यानी प्रॉपर एक सेंट्रल हब होता है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। तो इन फ्यूचर कोई ऐसा सोच रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि हमने कुछ इस तरह से भी डेवलप करना है कि सिर्फ हम ये ना कह दें कि ये लड़का बड़ा अच्छा ऐसे देख लें, जैसे आपने खुद कहा कि ओपन ट्रायल वाला सिस्टम भी, और आपके पास प्रॉपर एक डाटा हो कि अगर एक रीजन के अंडर ये अंडर 23 का टूर्नामेंट हुआ, ये लीग हुई या T20 हुआ या नॉकआउट हुआ, तो उसमें कौन से परफॉर्मर्स थे वो जो सबके सामने हो, जैसे पीसीबी के जो प्लेयर्स होते हैं उनका डाटा या डोमेस्टिक वालों का डाटा हो। एमर, हम इस पे काम कर रहे हैं, एक नया सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि जहां पे अंडर 23 से बच्चा जो है वो रजिस्टर हो और उसका डाटा कलेक्ट होना शुरू हो जाए, वहीं पे उसकी स्क्रीनिंग हो, वहीं पे उसकी बायो बने, और उसमें मेंटल, टेक्निकल, टैक्टिकल, फिजिकल एस्पेक्ट्स उसके, सोशल एस्पेक्ट्स उसकी स्क्रीनिंग हो, उससे सवाल जवाब हो और उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन हो। और उसके बाद वंस वो डाटा जब उसके एंट्री हो जाती है, एक प्लेयर रजिस्टर हो जाता है अंडर 13 लेवल पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं और उस पर हमारा काम भी चल रहा है, ताकि हमें हर प्लेयर को जो कि एक वक्त रीजन की क्रिकेट में अंडर 13 से आता है, तो जब से हम उसकी डेवलपमेंट को ट्रैक कर सकें, उसके बाद उसका ये होगा कि जो लोकल कोच होगा, जिसके पास भी वो होगा, वो एवरी डे उसकी प्रोग्रेस की एंट्री करता जाएगा, जो कुछ उसको वो ट्रेनिंग्स कराएगा, जो कुछ उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, ताकि हमारे पास पूरा डेटाबेस एक जमा हो जाए। एक 13 ईयर ओल्ड का एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमारे पास डेटा ना होने की वजह से हमें पता नहीं है कि 13 साल की उम्र का एक बच्चा जो अगर 40 की या 50 की स्पीड से कराता है, वो 21 साल की उम्र में जाके किस तरह, जैसे मिसाल दूं नसीम शाह का, कि नसीम शाह आज 140 की स्पीड से कराता है। हमारे पास ये डेटा नहीं है कि वो 13 साल का था तो किस स्पीड में कराता था। तो अगर हमारे पास ये सैंपल बड़ा हो जाए और डाटा ये जमा हो जाए, तो हमें पता होगा कि एक 13 साल का बच्चा अगर 60 की स्पीड से कराता है, तो वो जब 21 साल का होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 140 की स्पीड से करा रहा होगा। तो हम इस तरह के फिर प्लेयर आइडेंटिफाई करना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने भी मेंशन किया, और बिल्कुल हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि डेटा हमारे पास इकट्ठा हो, और जितना बड़ा सैंपल होगा, जितना डेटा होगा, और आपको पता है उसमें फिर डिसीजन मेकिंग और डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स है वो चलाना बहुत आसान होगा। आप ही की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमने देखा कि क्लब के लेवल पर कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, कि कभी कोई एक बॉल इस्तेमाल हो जाता है, कभी कोई दूसरा बॉल इस्तेमाल हो जाता है, पिचेस का मयार नहीं होता ठीक, खेलने वाले को नहीं पता होता अच्छी बुरी पिच का फर्क का। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, पीसीबी इसके हवाले से इन सब चीजों को यूनिफॉर्म करने के हवाले से कुछ सोच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अभी हमारे बहुत सारी चीजों के प्रोटोकॉल्स बने ही नहीं थे। आप तो हम क्लब क्रिकेट की बात करें, ग्रास रूट्स के, आपके ग्रेड 2, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 13 के कोई भी प्रोटोकॉल्स नहीं है कि किस तरीके से क्या बॉल इस्तेमाल होगी, किस तरह की ग्राउंड स्टैंडर्ड होगा। अब हमने काफी ये इस साल के लिए बना लिए, और बिल्कुल हम आगे जाके क्लब क्रिकेट के भी बिल्कुल बनाएंगे। और ये प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम आपको सुन के अफसोस होगा कि ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी प्रॉब्लम्स थी, तो जिसके अब हमने प्रोटोकॉल बनाए हैं, और इंशाल्लाह फिर उसको ही लेके आगे चलेंगे, और ऐसे ही फिर जाके क्लब क्रिकेट के भी बनाएंगे आगे चल के इंशाल्लाह। सही है। अब हम कुछ बात करते हैं स्पॉन्सरशिप के ऊपर। जैसे हम इंग्लैंड को देखते हैं और कुछ एस्टेब्लिश, उसमें अपने अपने इलाके के जैसे क्लब्स होते हैं, रीजन होते हैं, उनको उनके इलाके के लोग अपने इलाके की एफिलिएशन की बेस पे स्पॉन्सर करते हैं। ये इस तरह का जो स्पॉन्सरशिप का एक मॉडल होता है। तो पीसीबी कोई इस तरह का, जैसे कुछ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस तरफ कुछ इशारे हैं जो क्लब के लिए नया बना है, कोई इस तरह के पैराओं पे सोच रहा है कि इस तरह से कि क्लब उसको अपने इलाके से ही स्पॉन्सर मिले और वो खुद कफील हो जाए क्लब अपने फाइनेंस के हिसाब से? देखिए नजीब, अनफॉर्चुनेटली हमने कभी इस गेम को कमर्शियल बेसिस पे चलाने के बारे में सोचा नहीं।
ये एक इंडस्ट्री है, ये एक प्रोफेशनल गेम है और हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको इस तरीके से सोचा ही नहीं है। अगर आप ओवरऑल देखें दुनिया में तो पाकिस्तान जो जितने भी क्रिकेट खेलने वाले नेशंस हैं उनमें दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की आबादी है और एक वन गेम नेशन है, लेकिन यहाँ पे आपको देखा होगा आपने कि स्पॉन्सरशिप बहुत कम है क्योंकि हमने कभी इस हिसाब से प्रमोट नहीं किया है। स्पॉन्सरशिप जो है, जैसे आप देखें कि पूरी दुनिया में जो क्लब्स चलते हैं वो 4 चीजों पे चलते हैं। कोई भी प्रोफेशनल क्लब्स की बात कर रहा हूँ मैं, अभी क्रिकेट क्लब जो ग्रास रूट लेवल की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये एक थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें दुनिया में क्लब 4 चीजों से पैसा जनरेट करते हैं। एक टिकट सेल होती है, एक आपको मर्चेंडाइज है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है एंड स्पॉन्सरशिप। हमने कभी सोचा नहीं कि हम फैंस को ग्राउंड पे किस तरीके से लेकर आएंगे, हमने कोई ऐसे टूल्स इस्तेमाल नहीं किए और इसी वजह से हमने इसको यही वजह है जिसकी वजह से हम इसको कमर्शियली चला नहीं सकते। तो अब हमारी कोशिश है कि पहले हम डोमेस्टिक क्रिकेट को कमर्शियली चलाएं, उसको वायबल बनाएं और उसके बाद इस गेम को इसी तरीके से नीचे क्लब क्रिकेट में भी कमर्शियल बेसिस पे इसको चलाना शुरू करें। ये एक प्रोफेशनल गेम है और जैसे मैंने कहा आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इसको हमने कभी भी कमर्शियली इसको चलाने की कोशिश नहीं की और जिसकी वजह से आज भी अगर हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स या प्लेयर्स की सैलरीज देखेंगे तो दुनिया के मुकाबले में कम नजर आती है। और जब तक इसमें स्पॉन्सरशिप इस तरीके से नहीं आएगी, फैन फॉलोइंग नहीं होगी, जब तक आपको ये प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, तो हमें अब इट्स अबाउट टाइम कि हमें इन चीजों को सोचना होगा और इन डायरेक्शंस पे काम करना होगा। हमारी मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं कमर्शियल डिपार्टमेंट के साथ और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस गेम को कुछ कमर्शलाइज किया जाए, कुछ इसको इंडस्ट्री की तरह और एक कमर्शियल गेम की तरह, एक प्रोफेशनल गेम की तरह इसको चलाने की कोशिश करें। तो इस पे हम काम कर रहे हैं और वही ट्रिकल डाउन हो के वो क्लब क्रिकेट तक जाएगा। लेकिन पहले जो अभी जिस जगह पे कुछ फैंस देखते हैं क्रिकेट को, पहले हमें उसको मेरे ख्याल से और कमर्शियल करना पड़ेगा और फिर वो जाके क्लब क्रिकेट में भी उसका इफेक्ट आएगा और आपको नजर आएगा कि आगे चल के क्लब क्रिकेट में भी स्पॉन्सरशिप नजर आएगी। ठीक है, तो साथ में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है कि बड़ी बात होती है कि स्कूल क्रिकेट के हवाले से या पहले यूनिवर्सिटीज की क्रिकेट भी काफी एक्टिव हम जो पहले सुना करते थे, कुछ इस तरह का पीसी का प्लान है कि हमने स्कूल क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट को भी किसी तरह कौमी क्रिकेट के धारे में शामिल करना है? देखिए, पीसीबी स्कूल क्रिकेट कराती रही है, यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्रिकेट पीसीबी ने नहीं कराई अभी काफी अरसे में। मुझे नहीं पता कि शायद हमसे पहले पीसीबी कराती होगी, लेकिन हमारे खेलते हुए कभी नहीं। देखिए, स्कूल क्रिकेट अभी पीसीबी ने कराई है कुछ अर्सा और वो भी अब स्टॉप हुई हुई है और मैं ये समझता हूँ कि स्कूल क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ से मेरे ख्याल से जो ग्रास रूट की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेरे ख्याल से एवेन्यू है जहाँ से टैलेंट जो है आपके पास आता है। और मैं खुद स्कूल क्रिकेट खेल के ही मैं क्लब ज्वाइन किया था मैंने, और फिर मैंने कॉलेज क्रिकेट जब खेली उसकी वजह से मेरी पहली दफा अंडर-19 में सिलेक्शन हुई। तो हम जब खेलते थे उस वक्त इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी और इसकी परफॉर्मेंस काउंट भी होती थी। फिर मैं पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से जब खेला तो मेरी वो परफॉर्मेंस की वजह से मैं पहली दफा मुझे डिपार्टमेंट से ऑफर आई और मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो इसकी मैं पर्सनली, क्योंकि मैंने खुद सब कुछ ये किया है और मैं समझता हूँ कि इसकी बहुत अहमियत है, तो बिल्कुल आगे जाके हमने इसको डेफिनेटली करना है, इसके ऊपर काम करना है और इसको दोबारा से फाल बनाना है। और ताकि इसकी एक वजह एक और भी है, देखें जो भी पाथवेज होते हैं वो उसमें जितने ज्यादा एंट्री पॉइंट्स होंगे और जितने ज्यादा आपको एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगे वही पाथवे अच्छे होते हैं। तो ये एक और एंट्री पॉइंट हमको अपने पाथवे और क्रिकेट में बनाना पड़ेगा जहाँ पे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से प्लेयर्स आए। तो मेरे ख्याल से जितने हम जैसे मैंने कहा एंट्री पॉइंट्स बनाएंगे उतना ही ये गेम कामयाब होगा और उतना ही ज्यादा आपका टैलेंट जो है, पूल जो है टैलेंट का, वो बढ़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मेंशन किया और बिल्कुल हम इसके ऊपर जरूर काम करेंगे। कुछ बात करते हैं, जैसे आपने एक तस्करा भी किया घोस्ट क्लब का, इसी तरह से कुछ नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म या और बहुत सारे ऐसे मसाइल। फिर जब स्क्रूटनी होती थी तो इधर उधर से लोग पकड़ के क्लब के मेंबर्स पूरे कर देना और ऐसे 20 मसाइल जो कि हर हमारे रीजन्स में ये कॉमन मसाइल थे। तो इस तरह के मसाइल पे के ऐसे इश्यूज ना हो या कोई हो तो आइडेंटिफाई हो जाए और उनका मसले का हल निकल आए। पीसीबी कुछ कैसे इस पे आंख कैसे रखेगा इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से?
देखिए, इसमें जो नए कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंस्पेक्टर की आपने देखा होगा कि मेंशन किया हुआ है, और वो जो है वो सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसके इंस्पेक्टर्स होंगे, जो पहले स्क्रूटनी जिस तरह से होती थी, जो कि रैंडम चेक्स करेंगे जाकर क्या क्या प्रैक्टिस की आपने जो फैसिलिटी दी बताई है वो क्या वहाँ प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं। बात ये है अमर कि आप सिस्टम बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि चीज़ें आप जो प्रॉब्लम्स हैं उसको मिनिमाइज करें और अच्छी चीज़ों को बढ़ाएं, तो यही कोशिश की गई है। लेकिन आप जैसे बात है कि न सच झूठ खत्म होना है, ना दिन और रात खत्म होनी, लेकिन आप सिस्टम डेवलप करते हैं, और हमने कोशिश की है कि जो नया आइन है उसमें इस तरह की चीज़ें डेवलप करने की कोशिश की है कि इन चीज़ों में कमी आए, और होपफुली कमी आएगी। लेकिन इसके लिए डेफिनेटली हमें क्लब चलाने वालों की हेल्प की ज़रूरत है जो इसको चलाते हैं, और सिस्टम बिल्कुल ऐसा डेवलप किया है, कोशिश की है कि इसमें कम से कम इस तरह की चीज़ें जो कि पुरानी हमारी प्रॉब्लम थी उसमें कमी आए, और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश की। नदीम खान साहब, एक आम तासुर लोगों में ये है कि जब से नया सेटअप आया और डिपार्टमेंट बंद हो गए हैं तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। अगर पहले कुछ 600 या 700 क्रिकेटर जो है ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मिलाकर सेटअप से मुंसलिक थे, और कुछ लोग 1 लाख, कुछ 2 लाख ले रहे थे, और कुछ बहुत प्रो लेवल के प्लेयर 5-6 लाख रुपए ले रहे थे। तो अब जो है वो उनकी सैलरीज कम हो गई हैं, कई लोगों की जॉब्स खत्म हो गई हैं। एक तो ये हिस्सा, दूसरे सवाल का हिस्सा ये कि क्या पीसीबी ने क्या रोड मैप रखा हुआ है पिछले अगले आने वाले सालों में कि किस तरह से प्लेयर की सैलरी को इस तरह से इनहेंस करना है कि वो फाइनेंशियली जो है वो अपने इस चीज से उसका ज़हन निकल के अपनी क्रिकेट की तरफ उसकी तवज्जो चली जाए। देखिए अमर, एक तो मैं आपको बताऊं क्योंकि मैंने एक डिपार्टमेंट रन किया है और बहुत उसकी सैलरीज भी अच्छी थी उस जमाने के हिसाब से, और काफी लोग उसको एडमायर करते थे हमारा जिस तरह से सेटअप होता था। ये एक गलत तासुर है। मेरे ख्याल से बहुत कम लोग थे जो 5 और 6 लाख रुपए सैलरी ले रहे थे। मेरे ख्याल से वो अगर उसकी परसेंटेज निकालेंगे वो लेस देन 10% थी। 90% लोगों को फायदा हुआ है जो पीसीबी की सैलरीज है। हमें ईयरली इनकम देखनी चाहिए, हम मंथली सैलरी को देख रहे हैं। देखिए जो डिपार्टमेंट है ना वो बहुत कम थे, उसमें से चंद डिपार्टमेंट थे जो मैच फीस देते थे और बहुत नॉमिनल मैच फीस देते थे। 5,000 6,000 इस तरह की कोई नॉमिनल फीस थी नॉर्मली जो वो देते थे, और उनकी मंथली सैलरी होती थी। जो अब सेटअप है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में जिसको मैं रन करता था उसमें सिर्फ एक ही प्लेयर था कि जो हमारी डी कैटेगरी है उससे भी कम वो सैलरी ले रहा था, और बाकी तो उससे बहुत नीचे थे। तो इतनी सैलरी जो है वो कुछ चंद लोगों को मिल रही है जिनको गुड लक टू देम, उन्होंने बड़ी अच्छी डील्स की हुई थी, लेकिन ऐसा बहुत कम था, ऐसा ज्यादा नहीं था। अगर आप ओवरऑल सैलरी देखेंगे तो प्लेयर्स का फायदा हुआ है, और मेरे ख्याल से ये गलत तासुर बन गया है कि जी लोग कहते हैं कि जी सैलरियां पहले से कम हो गई। कम नहीं हुई है, ज्यादा हुई है। पिछले साल के मुकाबले में पीसीबी ने और पैसे डाले हैं और ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और ज्यादा प्लेयर्स को पैसे मिल रहे हैं। तो मैंने कहा कि मेरा जो डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला प्लेयर था वो डी कैटेगरी को भी मैच नहीं कर रहा था, उससे थोड़ा बहुत कम ही पैसे ले रहा था। तो अब आप अंदाजा इससे लगा सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ये चीज करता रहा हूँ तो मुझे पता है और मैं एग्जैक्टली आपको बता सकता हूँ। तो बहुत कम लोग थे अमर जिनको नुकसान हुआ है इस चीज से। हाँ, वो जो जॉब्स गई हैं वो एक अलग इशू है, और उसके लिए हमारी बातचीत हम चल रही है, और मेरे ख्याल से जो भी एक कॉन्सेंसस के साथ एक स्टेक होल्डर्स की डिसीजन आएगा और हम उसके ऊपर फैसला करेंगे और उसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस साल जैसा आपको भी पता है कि हमारा जो नॉर्मल सीजन है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कोविड की वजह से। अब देखिए किस वक्त वो शुरू होता है, तो इस दफा तो लग नहीं रहा कि कोई टाइम ऐसा निकलेगा कि जिस पे हम सोच सकें कि हम क्या और भी कोई क्रिकेट करा सकते हैं कि सही। कुछ 6 एसोसिएशंस जो बनी थी, स्टेट्स बनी थी जिसकी क्रिकेट इस नए निज़ाम में मुतारिफ रहेगी, उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जैसे कुछ टीमों के नाम रखे गए, सेंट्रल पंजाब, नॉर्दर्न, इस तरह के जो नाम्स हैं, इससे एफिलिएशन एक अपने फैन की ओवरऑल पूरी दुनिया में है वो उस तरह बन नहीं पाएगी, और स्पॉन्सरशिप लेने में थोड़ा इशू हो सकता है एज कम्पेयर टू कि आप इस्लामाबाद होता, कराची, लाहौर, ये नाम लोग अपने आप को चूंकि एफिलिएट करते हैं तो लोग नॉर्दर्न के साथ कैसे एफिलिएट करेंगे। एक कई लोगों की एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो आप समझते हैं कि इन नामों के इसमें कोई तब्दीली की गुंजाइश है ताकि स्पॉन्सरशिप
को बेहतर किया जा सके, या आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है ये? देखिए, बात ये है कि आइन में इस तरह की चीज़ है कि इतनी आसानी से ये चीज़ तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें कि नॉर्दर्न जो है वो किन शहरों पे कंसिस्ट करती है, जो सेंट्रल है उसमें कौन-कौन से शहर आते हैं। मेरे ख़्याल से ये हमारी कमज़ोरी थी, हम उसको इस तरीके से प्रमोट नहीं कर सके। एटलीस्ट लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसमें अवाम है, और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें अब हम कुछ ज़ाहिरी बात है आईनी पेचीदगियाँ हैं, लेकिन हमें एटलीस्ट ये चीज़ तो हम प्रमोट कर सकते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं सेंट्रल पंजाब या साउथ पंजाब तो इसमें कौन से शहर आते हैं, अगर हम नॉर्दर्न की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन से शहर आते हैं। तो एटलीस्ट ये चीज़ तो हमको बिल्कुल इसको आगे चल के प्रमोट करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। सही है। कुछ पिचेस के मयार पे बात करते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सालों तक 4 डे में बहुत ग्रीन टॉप विकेटें पंजाब केपीके में बनती थी। फिर पिछले साल ये हुआ काफी सालों के बाद कि थोड़ा सा बैटिंग को सपोर्टिव पिचेस बनी तो बैट्समैन ने भी रन्स किए। ओवरऑल एक स्टैंडर्ड, या हम देखते हैं कि पिचेस की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी कि क्या क्ले कंटेंट है, कहाँ से मट्टी मंगवानी चाहिए, पानी कैसा दिया जा रहा है। मैं वसीम खान साहब को भी सुन रहा था, वो बात कर रहे थे गुज़िश्ता दिनों कुछ। तो ये चीजें, पिचेस का स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास क्या रोड मैप है डोमेस्टिक क्रिकेट में? देखिए, बहुत अभी हमने क्रिकेट बोर्ड ने जो एक बड़े मशहूर जो क्यूरेटर हैं दुनिया के, एटकिंसन, उनको बुलाया था और उनकी जो रिपोर्ट थी उन्होंने ये तो बोला है कि जो आपकी जो प्रिपरेशन का तरीका है वो तो बहुत अच्छा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ उन्होंने बड़े ज़बरदस्त सजेशंस दी हैं, और उसी के पेश नज़र हम कुछ नई मशीनरी भी ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे क्रिकेट जो पिच है उसका बाउंस, उसका मॉइस्चर चीज़ें चेक कर सकें, आउटफील्ड का मॉइस्चर चेक करना, उसके कंटेंट को चेक करना, इस तरह के कुछ मीटर्स, कुछ मशीनरी हम ऑर्डर कर रहे हैं जो कि वो सजेस्ट करके गए। और होपफुली वो इसी सीज़न में आपको, हमारी कोशिश होगी कि वो हम इंपोर्ट कर सकें, क्योंकि वो बाहर से आनी है, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा, लेकिन वो हम ज़रूर कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो आपको यकीनन ये चीज़ शो करेगी कि हम इस चीज़ पे बहुत सीरियस हैं और इस पे बहुत काम कर रहे हैं। जो पिचेस की बात, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो मैं कुछ करना चाहूँगा इस पे, जो कि हम पिछले दौर में हम जिस तरह की ग्रीन पिचेस पे खेलते रहे, मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली और जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंसेस हैं उसमें देखिएगा कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो ये थी कि फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करना, जेन्युइन फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करना, स्पिनर प्रोड्यूस करना टॉप क्लास, और स्पिन बॉलिंग को खेलना। इन तरह की पिचेस से, जो पिछले 10 साल में हमारी पिचेस थी, उससे हमें ये नुकसान हुआ कि जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो वीकनेस में तब्दील हो गई, जो कि आपको साफ नजर आएगा हमारी इंटरनेशनल टीम को खेलते हुए देखकर। तो हमने बिल्कुल इसी के ऊपर एक हमारा बहुत ही जो है इस पे हम काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा एक सर्वे हम चला रहे हैं, मतलब काफी की स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं और एक नेशनल फ्रेमवर्क बना रहे हैं। और वो नेशनल फ्रेमवर्क हमें बताएगा कि हमें कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है और फिर उस ब्रांड के लिए कैसे प्लेयर्स को डेवलप करना है। तो वो होपफुली बहुत जल्द बाय अगस्त हम आपके सामने वो पेश करेंगे इंशाल्लाह। और जो कि कभी हमने ये काम किया नहीं, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आप क्रिकेट खेलना कैसे चाहते हैं और क्या आपकी खेलना आपके लिए बेहतर है। तो ये हमने कभी भी इस पे बात नहीं की, इसको डिसाइड नहीं किया। तो अब हम यही काम कर रहे हैं, जो हमारा पहला काम है वो यही चल रहा है कि हम एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाएं जिसको हम पाकिस्तान वे का नाम दें कि पाकिस्तान क्रिकेट खेलना कैसे चाहता है। और उसी, जब तक आप ये डिसाइड नहीं करते कि आपने क्रिकेट कैसे खेलनी है, तो आप कैसे डेवलप करेंगे प्लेयर्स को उस तरह से खेलने पे। तो सबसे पहले आपने ब्रांड डिसाइड करते हैं और फिर उस तरह के प्लेयर आइडेंटिफाई करते हैं जो वो ब्रांड खेल सकते हैं और फिर उनको डेवलप करते हैं और ऊपर। तो इस तरह से कोई भी नेशन आगे क्रिकेट खेलता है। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जो बेसिक चीज़ें उसको उसकी तरफ जाएं और ये एक नेशनल फ्रेमवर्क हम बनाएं ताकि क्लैरिटी आए प्लेयर्स के लिए भी, क्रिकेट कराने वालों के लिए भी, खेलने वालों के लिए भी, दोनों के लिए, और प्लेयर और कोचेस डेवलप करने की भी उसमें क्लैरिटी आ जाए। बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आपने पहले भी इसका जिक्र किया था, मैं फर्स्ट क्लास के हवाले से बात करना चाहूंगा कि पहले ये था कि फर्स्ट क्लास का टॉप परफॉर्मर भी उसकी ख्वाहिश होती थी कि मैं पीएसएल का हिस्सा बनूं, क्योंकि काफी लाइमलाइट थी, पैसे भी थे, लोग एक आपको एक ग्लैमर भी था।
कुछ पीसीबी सोच रहा है कि हमने अपनी 4-डे क्रिकेट को भी इस तरह से बनाना है कि एक प्लेयर जब अपनी किसी 4-डे की टीम में उतरे तो उसको भी चीयर अप करने के लिए क्राउड हो, कोई ऐसी ग्राउंड में एक्टिविटी के लोग आए उस बहाने उसको प्लेयर को देखने के, उसको भी एक हो कि मैं किसी प्रो लेवल की किसी टूर्नामेंट में खेल रहा हूं। तो इस तरह से कोई तैयारी कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? बिल्कुल कर रहे हैं और इस पे हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन जो कोविड की सिचुएशन है ये हमें हर चीज से रोक रही है इस वक्त। एक छोटी छोटी सी चीजें हैं देखें जिसमें आपके पैसे भी नहीं खर्च होते। अगर आप, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, कि अगर आप मैच के बाद प्लेयर्स को कहें कि अगर आप हमें आधा घंटा दे दें और जो फैंस हैं आप उनके साथ तस्वीर बना लें ऑर्गेनाइज वे में, आप उनको ऑटोग्राफ्स दे दें, तो यकीनन इस चीज़ को जो है फैंस पसंद करेंगे और फैंस ग्राउंड में आना चाहेंगे। देखें, फैन जो है वो खेल भी देखना चाहता है, लेकिन अपने खिलाड़ियों को, अपने हीरोज को बहुत करीब से और उनके साथ तस्वीर खिंचवाना और ऑटोग्राफ भी लेना चाहता है। लेकिन अब हम इन्हीं लाइंस पे सोच रहे हैं और ये यकीनन देखें, जब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो गैप है उसको कम करने की, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है फैंस का, क्योंकि एक प्रेशर बिल्डअप करता है किसी भी प्लेयर के ऊपर, और बैक भी करता है और प्रेशर भी बिल्डअप करता है। ये दोनों चीजें ये उसकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इन लाइन पे सोच रहे हैं बहुत। हमारी, जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, चीजें हम बना रहे हैं कि किस तरह से कि फैंस के लिए कुछ एक्टिविटीज करें, क्या अट्रैक्शन पैदा करें, किस तरीके से उनको ग्राउंड पे लाएं। जैसे मैंने पहले कहा कि ये सब रिलेट करता है इस गेम को कमर्शियल करने के। तो जो हमारा जो कहना चाहिए कि टारगेट है, उसमें फैंस का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस तरह की कुछ चीजें करें जिससे फैंस ग्राउंड पर आए, और इस पे हमारी बातचीत चल रही है। बिल्कुल ठीक है। एक ऐसा शोबा जिस पे बहुत कम बात होती है, जैसे स्कोरर्स हो गए या नीचे लेवल से क्लब से लेके डोमेस्टिक तक के अंपायर्स हो गए और इससे जुड़े कुछ काफी लोग हो गए जो मैच रेफरी हो गए, मैं सारों की बात करूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके फ्यूचर के हवाले से सोचा है कि इस स्टैंडर्ड को किस तरह से अप करना है, जिसपे कभी कोई बात नहीं होती, इनकी ग्रूमिंग कैसे करनी है या अपने कोचेस की ग्रूमिंग कैसे करनी है, अगर वो लेवल 2 है तो उनको लेवल 3 पे कैसे लेके जाना है, इस तरह से उनकी कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ाना है। देखिए अहमद, इस पे पहले हमने आते ही सबसे पहला काम तो यही किया कि असेसमेंट हो रही है, जहाँ कोचेस की हो रही है वहाँ अंपायर्स रेफरी की भी हो रही है। पहले तो हमने असेस करना है। आप डायग्नोस करते हैं कोई चीज और फिर उसका इलाज करते हैं, तो हम असेसमेंट कर रहे हैं और उस असेसमेंट के बाद हमारा ये इरादा है, क्योंकि अब इस दफा आपने देखा होगा कि हेड ऑफ कोचिंग की एक जॉब क्रिएट हुई है जो कि डेडिकेटेड होंगे कोच को डेवलप करने में और क्वालिटी ऑफ कोचिंग को चेक करने में। तो वो इसीलिए की है कि अगर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको कोचेस भी उसी तरह के चाहिए होंगे। जहां दूसरी तरफ अंपायर्स और रेफरी की बात है, असेसमेंट के बाद हमारी कोशिश है कि अब हम कोर्सेस इंट्रोड्यूस कराएं जो कि अब तक पाकिस्तान में नहीं हुए थे। अंपायरिंग के लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, इनको बाकायदा उस पर ट्रेन करें। आईसीसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि मुझे बहुत ये एहसास है कि पाकिस्तान के अंपायर्स आईसीसी के पैनल में जाएं। रेफरी हमारा वसीम राजा के बाद कोई भी फुल टाइम रेफरी इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं गया, इसका हमें एहसास है और हमने इन्हीं लाइंस पे काम कर रहे हैं और इसी चीजों को हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे रेफरी और अंपायर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएं। और इसके लिए हमारी, जैसे मैंने कहा कि अब अंपायरिंग के कोर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं नेक्स्ट ईयर से इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि अंपायर्स को ग्रूम करें। एक छोटी सी चीज है, जैसे हमारा कैंप लगता है, हम जो हमारे बेस्ट अंपायर हैं जो डोमेस्टिक के अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, हमें चाहिए उन कैंप्स में बुला के भी उनको अंपायरिंग करवाएं। और जब वो डेली बेसिस पे नेट्स पे और इस तरीके की अंपायरिंग करेंगे तो डेफिनेटली उनकी इम्प्रूवमेंट होगी। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं अमर, जिसको हम कर सकते हैं। और लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो हम अंपायरिंग के जो कोर्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो अच्छा काम करेगा। दूसरी, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीजें आईसीसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उससे अलाइन करें, चाहे वो प्लेयर, चाहे वो अंपायर्स हो, चाहे वो रेफरी हो, चाहे वो ग्राउंड फैसिलिटीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हम अगले 3 साल हम इसी चीजों पे जो है इन्हीं लाइंस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने प्लान्स बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने बिल्कुल आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जो क्रिकेट की टिपिकल सेगमेंट्स तो हमारे खत्म हो गए, काफी सिरासल गुफ्तगू हुई, तो अब हम चल रहे हैं रैपिड फायर की तरफ, जिसमें हम तेज सवाल करते हैं, तेज जवाब लेते हैं अपने मेहमान से, और या फिर कोई 2 चॉइस देते हैं, इनमें से एक आपको चूज करनी पड़ती है। चलते हैं जी अपने। जी इसमें तो मैं हार जाऊंगा क्योंकि मैं बहुत आराम से बोलता हूँ।
मैं कह रहा हूँ इसमें मैं आरचो को बहुत आराम से बोलता। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से जवाब दे दीजिएगा। तो व्यूअर्स, अब हम मूव कर रहे हैं अपने सेगमेंट रैपिड फायर की तरफ। तेज सवाल और तेज जवाब होंगे इस सेगमेंट के अंदर। तो पहला सवाल ये करेंगे कि अगर आपको दो हीरोइन में से किसी एक हीरोइन के साथ जो है वो कास्ट कर लिया जाए तो आप किसके साथ काम करना प्रेफर करेंगे, महविश हयात या माहिरा खान? ओह, अच्छा सवाल है। महविश हयात के साथ कर लूंगा, माहिरा खान तो पहले ही बहुत मशहूर है। बिल्कुल सही। अच्छा, थोड़ा मजीद टफ क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज करना पड़े एज बेस्ट विकेट कीपर आपके लिहाज से, तो कौन है, मोइन खान या राशिद लतीफ? डिपेंड करता है फॉर्मेट पे, और राशिद वाज टेक्निकली वेरी साउंड, और मोइन जो था वो कहना चाहिए कि ग्रेट ही था। वनडे वाइट बॉल क्रिकेट के लिए ज्यादा बेहतर। बिल्कुल सही है। सो मारूफ कराची की निहारी या फिर कड़ाई? निहारी। निहारी। कराची किंग्स या मुल्तान सुल्तान? मुल्तान सुल्तान। सही है। क्रिकेट के अलावा कोई ऐसा खेल जिसका आप हिस्सा बनना चाहें? फुटबॉल। आपका ऑल टाइम सबसे फेवरेट प्लेयर? वसीम अकरम। आपका पसंदीदा स्टेडियम पाकिस्तान में? कज़ाफी स्टेडियम। आपका पसंदीदा सिंगर? सिंगर राहत फतेह अली खान। कोई एक ऐसा मौजूदा इंग्लिश प्लेयर जो आप चाहें कि ये पाकिस्तान से खेले? जो रूट। जो रूट, ओके। कोई एक कराची का ऐसा खाना जो आप सारी जिंदगी खा सकते हैं? फिश, जो किमाड़ी पे बिल्कुल फ्रेश जो मछली निकल के आती है, उसकी जो फिश, वो इसका कोई मुकाबला नहीं। मैं दुनिया में बहुत जगह खाना खाया, रेस्टोरेंट चलाया 10 साल, लेकिन उसका कोई मुकाबला। 3 पीस या सलवार कमीज? 3 पीस। 3 पीस, ओके। और आखिर में जाते हुए एक आपसे, आपकी ओवरऑल जो क्रिकेट की जो करियर है, कोचिंग से लेके खेलने तक, कोई एक फनी को मजेदार सा इंसिडेंट या कोई ऐसा वाकया जो आपने विटनेस किया हो और वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना। तो मतलब क्या आपको इत्तफाकन आप आ गए जिस तरह आपने बयान किया है, या कोई किस तरह से, मतलब को बताएं जरा फैंस के लिए। नहीं, मैं वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि मुझसे बहुत अच्छे लोग थे जो मेरे ख्याल से मेरे साथ खेलते थे, वो नहीं अनफॉर्चुनेटली खेल सके, तो मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैंने 2 मैच भी खेल लिए। तो मेरे ख्याल से मेरा जितनी मैं कम मेहनत करता था और जितनी मेरी इतनी बेहतर सोच नहीं थी कि इंटरनेशनल प्लेयर की जो होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो मेरे ख्याल से मेरा खेलना ही बहुत बड़ी बात है। राइट। सो नदीम खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमें इंटरव्यू दिया, और हमें बहुत ही मजा आया आपके साथ आज ये इंटरव्यू करके। नो प्रॉब्लम अमर, एनी टाइम। बहुत आपके साथ भी बड़ा मजा आया, अच्छे सवालात थे जो कि कम मिलते हैं। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारी दुआ है कि आप लोग जिस तरह मेहनत से काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो आने वाले वक्तों या सालों में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और आप सब जो है वो सिस्टम का हिस्सा रहे और पाकिस्तान की क्रिकेट फलती फूलती रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आई होप व्यूअर्स कि आपको आज की ये स्पेशल एपिसोड लॉकडाउन डायरीज विद एमन नजीब, जिसमें नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पसंद आई होगी। अरे आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, आप ऐसे मजीद प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, तो भाई फिर सोच क्या रहे हो, क्रिक विक को देखते रहो।